प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी निबंध में संकलित निबंध सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध पर आधारित है। यह निबंध अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। अज्ञेय का पूरा नाम, जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में भी हमने बताया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। उस व्याख्यान में हमने निबंधकार के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में हम उनके द्वारा पाठ्यपुस्तक में संकलित निबंध सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध में जो व्यक्त विचार हैं उसका बिंदुवार विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पूर्व अज्ञेय जी हिंदी साहित्य के बहुआयामी विलक्षण व्यक्तित्व वाले साहित्यकार हैं। वे स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारी रूप में जेल भी गए। उनका जीवन क्रांतिकारी और यायावरी का रहा। उन्होंने प्रतीक, दिनमान आदि पत्रों का संपादन किया। अज्ञेय जी ने काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना आदि कई विधाओं में लेखन किया है। वे मूल रूप से कवि हैं। उनमें संवेदना और बौद्धिकता का समन्वय मिलता है। अज्ञेय जी आधुनिक काल के सर्वाधिक विवादास्पद एवं चर्चित व्यक्ति रहे हैं। प्रस्तुत निबंध में व्यक्त विचारों एवं जीवन मूल्यों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। बिंदुवार सबसे पहला बिंदु आता है समालोचक और मूल्य। अज्ञेय जी ने बतलाया है कि आलोचना के कई प्रकार हैं और इन प्रकारों का एक कारण आलोचना के विविध उद्देश्य हैं। कोई आलोचना प्रभाव उत्पन्न करने या व्याख्या करने के लिए लिखी जाती है, फिर भी एक समालोचक को मूल्यों या प्रतिमानों का विचार तो करना ही पड़ता है। समालोचक भले ही कृति का मूल्यांकन न करे, उसे उसका रसास्वादन करने के लिए भी स्वीकृत मूल्यों या प्रतिमानों को ध्यान में रखना होता है। किसी रचना का मूल्यांकन करने के लिए तो मूल्यों का सहारा लेना विवशता सी होती है। बिना मानदंड के माप कैसे हो सकता है। अतः प्रस्तुत निबंध में समालोचक और मूल्य, उनका परस्पर किस प्रकार से समन्वय होता है, एक समालोचक किन किन मानदंडों को देखता है अपनी रचना में और उसके लिए मूल्य और प्रतिमान क्या महत्व रखते हैं, इसी बात को इस निबंध के अंदर प्रमुखता के साथ दर्शाया गया है। दूसरा बिंदु आता है मूल्यों का प्रश्न। मूल्य किसे कहते हैं? यह प्रश्न बहुत व्यापक है। यह कोई छोटा सा प्रश्न नहीं है। मूल्य किसे कहते हैं, ऐसी जिज्ञासा बिल्कुल स्वाभाविक है। युग युगांतर से दार्शनिकों और साधकों में
मूल्य के स्वरूप की जिज्ञासा रही है। वे इसके लिए उत्सुक रहे हैं कि वह कसौटी क्या हो जिस पर कृति का मूल्यांकन हो, अर्थात किस कसौटी पर उस कृति का मूल्यांकन हो। इसके लिए समस्त दार्शनिक और साधक निरंतर प्रयासरत रहे हैं। मूल्यों का प्रश्न आचार्यों, साहित्य के अध्येताओं और समीक्षकों के लिए भी महत्व का है। लेखक भी अपनी रचना की परीक्षा करना ही चाहता है। वह यह जानने हेतु उत्सुक होता है कि उसकी रचना कैसी बन पड़ी है। अर्थात लेखक ने यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया है कि रचनाकार के लिए मूल्य क्या दृष्टिकोण रखते हैं और वह मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं जिसके आधार पर रचनाकार अपनी रचना धर्मिता को श्रेष्ठ साबित कर सके। उसके बाद हम तीसरा बिंदु लेते हैं, सब प्रतिमानों का स्रोत मानव विवेक। अज्ञेय जी ने एक सामान्य बात यह कही है कि और किसी प्रकार का अंतर भले ही हो, परंतु सब प्रकार के प्रतिमानों का स्रोत तो मानव का विवेक ही है। सत असत का ज्ञान ही विवेक है। कुछ लोगों को विवेक की बात गले नहीं उतरेगी। लेखक का यहाँ पर यह दृष्टिकोण है कि समस्त जो प्रतिमान होते हैं उनका जो मापदंड होता है, उनका जो मानदंड होता है, वो मनुष्य के विवेक पर आधारित होता है। जब सब मूल्यों का स्रोत मानव का विवेक ही है तो सौंदर्य बोध मूलतः बुद्धि का व्यापार है। बुद्धि से सौंदर्य बोध का संबंध है। हम कुछ गुण निश्चित कर सकते हैं और उनके आधार पर बताया जा सकता है कि सुंदर क्या है। बुद्धि से ही उन गुणों तत्वों को पहचाना जा सकता है। वे तत्व मानव के अनुभव से संबंधित हैं। अब बिंदु संख्या चौथा आता है, जिसमें अनुभव अपने आप में प्रतिमान या मूल्य नहीं। लेखक का यह मानना रहा है कि लेखक ने मूल्य या प्रतिमान का बारीकी से विश्लेषण किया है। उसने कहा है कि अनुभव अपने आप में मूल्य या प्रतिमान नहीं है। अनुभव बुद्धि द्वारा प्रतिमान बनता है। अनुभव बुद्धि का व्यायाम, प्रतिमान और तब सौंदर्य का बोध होता है। गोचर का जो अनुभव होता है, गोचर कहते हैं दिखाई देने को, जो अनुभव होता है उसमें बुद्धि कुछ और जोड़ती है, तब प्रतिमान तैयार होता है। जैसे शारीरिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन जरूरी है, किंतु कब, कैसा भोजन, कितनी मात्रा में करना उचित है, आदि बातें बुद्धि को निश्चित करनी पड़ती हैं। लेखक के शब्द हैं कि गोचर अनुभव का कार्य कारण ज्ञान के सहारे प्राप्त किया हुआ निचोड़ ही हमारे सौंदर्य बोध का आधार है। वक्रता में कला या सौंदर्य का तत्व होता है। यह हमारा अनुभव है। चित्र या मूर्ति में जो रेखा की वक्रता है, अर्थात जो रेखांकन है, वही यदि काव्य में उक्ति की वक्रता का परम सूक्ष्म रूप ले ले तो हमारी बुद्धि अनुभव से प्राप्त सूक्ष्म बोध के आधार पर उसे पकड़ या पहचान ही लेगी। उक्ति में वक्रता का वह तत्व हमारे अनुभव से उद्भूत है और हमारे विवेक से प्राप्त है।
बुद्धि द्वारा अनुभव में कुछ जोड़ दिए जाने से वह प्रतिमान बना है, इसी कारण उससे हमें आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार सौंदर्य के तत्व बुद्धि पर आधारित हैं और सौंदर्य का आस्वादन भी बुद्धि का व्यापार है। उसके बाद आता है पांचवा बिंदु, मूल्य शाश्वत नहीं। बुद्धि अनुभव के सहारे चलती है, वह व्यक्तिगत, जातिगत, समाजगत युग युगांत संचित होते हैं। अनुभव निरंतर विकासशील है, अतः बुद्धि भी विकासशील है और मानव का विवेक भी विकासशील है। नया अनुभव पुराने से जुड़कर उसे परिपक्वता देता है, वह पुराने को मिटा नहीं देता। इस प्रकार पुराने मूल्य या प्रतिमान का परिष्कार या संस्कार होता है, उसमें और नयापन आ जाता है, वो परिष्कृत होकर मूल्य जो बदल जाते हैं। यही लेखक का अभिप्राय है। इस निबंध के माध्यम से मूल्य या प्रतिमान शाश्वत भले ही न हो, वे स्थायी होते हैं। बुद्धि हमारे अनुभव को मांझती है। छठा बिंदु जो आता है इसमें वह है सुंदर के प्रतिमान और नैतिक प्रतिमान के संबंध का प्रश्न। पुराने आख्यान साहित्य में घटनाओं का परात्पर घटित होना ही वहाँ सर्वाधिक महत्व रखता था। उनमें मान्यताएं, नैतिक मूल्य भी रहते थे। इधर के आख्यान साहित्य में स्थूल जगत में घटना घटे बिना भी संघर्षों का उल्लेख रहता है। आज का लेखक घटना में कर्ताओं के उद्देश्यों को देखता है। वह घटनाओं के कारण बतलाकर परिणाम पाठक पर छोड़ देता है। आज बुद्धि के बढ़ते वैभव से नैतिक ह्रास हुआ है, यह मानना ठीक नहीं है। नैतिक बोध तो परिपक्व हुआ है। पहले साहित्य में मानव को गौरवपूर्ण पद दिया जाता था, अब नई प्रवृत्ति नैतिक लीकों में मानव को डालने का प्रयत्न कर रही है। नैतिक मूल्यों का विस्तार होता है। समालोचना के लिए नैतिक मूल्यों पर और उनके विकास या विस्तार पर विचार करना आवश्यक है। देखना यह है कि नैतिक मूल्यों और सौंदर्य मूल्यों में कैसा संबंध है। जो सुंदर है वह अनैतिक नहीं होगा और नैतिक मूल्य यानी शिवत्व के मूल्य और सौंदर्य के मूल्य अलग अलग हैं। उच्च कोटि का नैतिक बोध और उच्च कोटि का सौंदर्य बोध कृतिकार के साथ साथ चलते हैं। उसमें सौंदर्य बोध के साथ नैतिक बोध भी होता है। इस प्रकार प्रस्तुत निबंध अज्ञे द्वारा जो लिखा गया है, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, उसमें मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन मूल्यों पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार जीवन मूल्य ही वह शाश्वत मूल्य हैं जिनको अपनाकर मनुष्य शिवत्व की श्रेणी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार इसमें मुख्य रूप से निबंध में 6 बिंदु आते हैं जिसका हमने यहाँ पर अध्ययन किया था। पहला है
समालोचक और मूल्य, दूसरा है मूल्यों का प्रश्न, तीसरा है सब प्रतिमानों का स्रोत मानव विवेक, चौथा है अनुभव अपने आप में प्रतिमान या मूल्य नहीं, पांचवा है मूल्य शाश्वत नहीं, छठा है सुंदर के प्रतिमान और नैतिक प्रतिमान के संबंध का प्रश्न। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अज्ञेय द्वारा लिखित प्रस्तुत निबंध सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वह लेखक के द्वारा एक उच्च कोटि के विचार प्रतिपादित होते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत निबंध में सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध इन दोनों का विस्तार से और बारीकी से विश्लेषण किया गया है। साहित्य में ये दोनों विद्यमान रहते हैं। यदि उच्च कोटि का साहित्य होगा तो उसमें सौंदर्य बोध भी होगा और शिवत्व बोध भी होगा। लेखक का यहाँ पर यही कहना है कि वही साहित्य हमारी कसौटी पर खरा उतर सकता है जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का स्वर हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो। अतः लेखक ने अपने इस निबंध में इस तरह मूल्य आधारित विचार व्यक्त किए हैं और यह विचार उच्च कोटि के यहाँ पर प्रतीत होते हैं, इसलिए उनके निबंध का नामकरण भी उन्होंने रखा है सौंदर्य बोध। बोध का अर्थ होता है ज्ञान और शिवत्व बोध, शिवत्व का मतलब होता है कल्याणकारी, ऐसा सौंदर्य, ऐसा साहित्य जो हमारे लिए कल्याणकारी साबित हो। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।